तो कहते हैं हमारे ग्रुप को उन्होंने पकड़ लिया, वहां के मुस्लिम से। साथ में एक छोटी सी नहर बहती थी, तो हमको एक बाड़े में उन्होंने बंद कर दिया। रोज सुबह उठ के 5 लोगों को वो लेते थे, कलमा पढ़ते थे, पत्थर में रख के काट देते थे। तो पिताजी को ऐसी यादें तो नहीं थी, पर मेरे नाना में, नानी में, दादी में, मौसी में और मौसा जी वगैरह, वो कहते हैं कि हम पैदल आ रहे हैं, रास्ते में कीचड़ वाला पानी मिला, वो पी लिया। कोई रहमदीन मिल गया, उसने 2 रोटी दे दी, वो भी खा ली। और भावुक संत तब आते हैं, कहते हैं कि एक बार किसी के बच्चे ने कंधे पे बैठाया हुआ था और उसके हाथ में एक रोटी थी। दूसरी औरत खड़ी है, उसका बेटा भूखा है, उसने उसकी आधी रोटी छीन ली बच्चे से अपने बेटे के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि अगर मैं वहां जा पाया, और अगर 1% भी होगी तो चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं एक बार अपनी जन्म को डबल तो करके वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हो जाए, हम शांति वाले हैं। कबूतर उड़ा लो सालो, बंदों को ना बचाओ, कबूतरों को उड़ाओ, बंदों को मरवाओ, ये परिस्थिति। नमस्कार। हमारे देश का एक बड़ा भूभाग, या यूं कहें जम्मू कश्मीर का करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया आज भी बीते 78 वर्षों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। समय समय पर जम्मू कश्मीर की बात अलग अलग मंचों पर कई तरह से की गई, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा भी फैलाए गए, लेकिन इन सब के बीच एक तबका जो बहुत पीछे छूट गया, वो था पीओजे के विस्थापित। पीओजे से वापस आए जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में या भारत के अन्य हिस्सों में आए हुए लोगों को कहीं ना कहीं भुला दिया गया या उनकी बात नहीं की गई। ऐसे में आज हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, जो पीओजे के विस्थापित हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे उनके उन तमाम सफ़र के बारे में, फिर भारत के अन्य हिस्सों में जिस तरीके से वहाँ से लोग विस्थापित होकर के आए, कैसे रहे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जी। तो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहला जो शुरुआत जो हम करेंगे वो यहीं से कि वहाँ पाकिस्तान का आक्रमण होता है और फिर वहाँ से पीओजे के लोग जो है वापस जम्मू कश्मीर के इस भाग में आते हैं और फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं। तो उसका एक सफ़र का जो आपको जो याद है और जो आपको अपने पूर्वजों से जानकारी मिली, उसको थोड़ा सा आप बताएं। मैं तो यहीं पैदा हूँ, इसी घर में। मेरे पूर्वज आए, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब रिश्तेदार जो हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो हम अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों में रहने के बाद भी। अधिकतर लोग जम्मू में रह गए, उधमपुर में रह गए, और एक बड़ा चंक जो है दिल्ली में भी आ गया। पर लेकिन हम अपने मीरपुर को कभी भूले नहीं, और किसी भी विषम परिस्थिति में होने के बाद भी जब हम लोग दिल्ली में पहुंचे तो न किसी के पास व्यवसाय था, न खाने के लिए रोटी थी, न सिर ढकने के लिए एक जगह थी। सब्जी मंडी के बाद, जो सब्जी मंडी पुरानी है, उसके पास एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जीतगढ़ पहाड़ी बोलते हैं। तो हमारे लोगों ने वहां पर जाके झुग्गियां बनाई, और आज की झुग्गी और झुग्गी में फर्क ये बता दूं कि वहां पर ये था कि 2 बांस खड़े किए, चारों तरफ ट्रैक्टर लगाए और एक ऊपर से फूस का वो बना दिया, और वहां रहते थे। बारिश आई तो बह गए, हवा आई तो उड़ गए, खाना बनाते हुए चिंगारी आई तो जल गए। तो होता क्या था कि हफ्ते 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं वो हमारी सारी झुग्गियाँ जल जाती थी, उड़ जाती थी या बह जाती थी। फिर दोबारा शुरू करना। हमारी कम्युनिटी व्यापारी कम्युनिटी है,
महाजन, तो व्यापार तो हमारे रगों में था। पर लेकिन एक नई जगह पे, एक नए स्थान पे और भूखे नंगे आना, जहां पहनने के कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने वहां, हमारे पूर्वजों ने शुरू किया। किसी ने मजदूरी की, और जो बड़े बड़े सेठ थे, हमारे मौसा जी जो थे वो ज्वेलर थे, तो उनकी पत्नी लोगों के घर में जाके मालिश किया करती थी। जो सेठानी थी वहां मालिश करवाती थी, यहां करती थी। बाकी ये जो लोग थे छोटी मोटी मजदूरी कर लेते थे। साथ में सब्जी मंडी थी, तो सब्जी मंडी के अंदर बोझा ढो लेना। ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन चल रहा था। और मतलब उसको शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं कुछ भी बोल लूँ, कैसा भी बोल लूँ, पर लेकिन जो मेरे पूर्वजों ने सहा, मेरे माता पिता ने सहा, दादा दादी ने सहा, उसकी कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो मैंने उनके शब्दों में, उनके भावों से महसूस किया। और वो सारे भाव मुझे इस वक्त आपकी आंखों में साफ साफ झलक रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। आपका जन्म यहीं हुआ? मेरा जन्म तो इसी घर में हुआ है, दिल्ली में ही हुआ। और क्या उस वक्त, मतलब जो अभी, मतलब आपकी जो यादें हैं, तत्कालीन सरकारों ने बिल्कुल सूद नहीं ली क्या, या जो एक मदद मिलनी चाहिए थी कुछ मिला, नहीं मिला? बात यह कि जितने भी विस्थापित आए, पंजाब से आए, सिंध से आए, अन्य अन्य जगह मुल्तान से आए, उन लोगों को उन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ क्लेम दिए। वो क्लेम आज तक हमको नहीं मिला। उसका जवाब उनका ये था कि हम तो, आप जम्मू कश्मीर से हो, हम तो जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा ही मानते हैं। ये तो टेम्परेरी फेस है कि पाकिस्तान है, हम, आप जब वहाँ हम लेंगे तो आपको वहाँ भेज देंगे, तो यहाँ आपको कैसे दे सकते हैं? टेक्निकली आप विस्थापित नहीं है, अच्छा, आप डिस्प्लेस्ड हो। वो रिफ्यूजी मानने को तैयार नहीं था। रिफ्यूज मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर उनका ये था कि वो ये मानने को तैयार नहीं है आपको विस्थापित, ठीक है, अगर ऐसा ही करना था तो 1947 और 48 की ये बात है, अधिमिलन हो चुका था। उसके बाद वहाँ पे आक्रमण होता है इधर से, जब पाकिस्तान की आर्मी जब जा रही थी वापस, तब जाकर के मीरपुर में ये सब हमला होता है और लूटपाट होती है। तब तक तो ऐसा भी कहते हैं ना कि आर्मी तो पहुँच चुकी थी, इंडियन आर्मी। अगर तत्कालीन सरकार चाहती अगर, तो हो सकता था, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता था। तो ये नौबत ही नहीं आती? बिल्कुल 100% हो सकता था। ये तो हमारे उस टाइम के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब हमारी आर्मी वहाँ कब्जा करने जा रही थी और लगभग पहुँचने वाली थी, तो उन्होंने उसको रुकवा दिया। अब उनकी मनोस्थिति क्या थी हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा, कि आपके देश का एक हिस्सा जो है वो आपकी मिलिट्री लेने जा रही है, आप उसको रोक देते हो। आपको अपने लोगों की चिंता ही नहीं है। फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ। कश्मीर तो हमारा हिस्सा था, अभी वो आजाद था। महाराजा ने संधि कर ली। पहले तो ये नेहरू जी ये कहते कि महाराजा जो है वो, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर अल्टीमेटली महाराजा आए, महाराजा ने संधि की कि मैं अपने आप उसको, जम्मू कश्मीर को विलय करता हूं हिंदुस्तान में। उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी? आप अपनी फोर्स भेजते ना, उनकी फोर्स आके हमारे को बर्बाद कर रही है, आपके लोगों को, आपके क्या नाम उसका, हिंदू कम्युनिटी को। पर मेरे को लगता है शायद नेहरू जी को हिंदुओं से प्रेम था ही नहीं। अगर उनको प्रेम होता, उनको लगता कि मेरे अपने आदमी हैं, तो हमारी मिलिट्री जाती, और पाकिस्तान की फोर्स तो थी नहीं इतनी जितनी हमारी फोर्स थी। हम इतने ताकतवर थे कि हम पूरे मीरपुर को ले सकते थे, पूरे कश्मीर को ले सकते थे।
और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पंडित जी खुद कश्मीरी थे, उन्होंने परवाह नहीं की कश्मीर की। अब उनका क्या स्वार्थ था, क्या सोच थी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पा रहा। थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहूँगा। जब वहाँ से जब परिवार विस्थापित हो रहे थे तो कुल कितने लोग वहाँ से विस्थापित हुए, कितने लोग यहाँ पहुँचे, या अन्य अन्य भागों में जिस तरीके से लोग हैं वो थोड़ा सा अगर आपको स्मरण कुछ हो। 20,000 आबादी थी हमारी मीरपुर की। अब वहाँ उन लोगों ने क्योंकि देश आज़ाद हुआ, कश्मीर तो नहीं हुआ था, कश्मीर में तो कुछ था ही नहीं। 47 में आज़ाद हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया, जम्मू कश्मीर तो अलग ही था। पर उसके बाद पाकिस्तान के कबाइलियों ने वहाँ की फोर्स ने, पाकिस्तान की कबाइलियों के बेस में उन्होंने आक्रमण किया। और उस आक्रमण के कारण से जो हमारी कम्युनिटी थी, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो कभी किसी से लड़ाई नहीं, आप आमतौर पे देखेंगे जो व्यापारी होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स में भी नहीं होते और सेना में भी नहीं जाते। सीधा साधे लोग, पढ़े लिखे लोग। आज की डेट में हमारा जो मीरपुर के लोग चीफ जस्टिस तक रहे हैं, मतलब इतनी पढ़ी लिखी कौम, इतना ये, पर लेकिन व्यापारी कौम, संपन्न लोग। मेरी दादी, एक संपन्नता की बात बताता हूं, मेरी दादी जो है उस टाइम पठानकोट में थी अपनी बेटी के पास, विस्थापित हुए। तो उसकी हाथ में 30-30 तोले के कड़े थे दोनों में। तो मेरे को तो तब पता लगा कि मैंने, वो मेरी माँ के पास भी ऐसे कड़े थे। तो मैंने पूछा कि आपके कड़े कहाँ से आए? आप तो कहते हो माल लूटे पिटे आगे, खाने को नहीं थे। कहते नहीं, तेरे दादी के पास बहुत मोटे मोटे कड़े थे, उसने फिर उसको पिघाल के आधे खुद पहन लिए, आधे मेरे को दे दिए। मतलब वहाँ कंगले होने के बाद भी इतने संपन्न लोग। और यहाँ आके मेरे मौसा जी ज्वेलर थे, संपन्न थे, यहाँ आए। और मेरी मौसी जो है लोगों के घर में बर्तन मांजने जाती थी। यहाँ दिल्ली में आने के बाद उनकी मालिश करने जाती थी, क्योंकि उसके 3 बच्चे 4 बच्चे थे, तो कहां से खिलाएगी उसको। ऐसी परिस्थितियों में जो सेठ थे वो, क्या नाम उसका, नौकर बन गए। पर एक बिजनेस कम्युनिटी होने के नाते और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते मजदूरी तो करी, पर किसी से भीख नहीं मांगी। आज तक किसी के पास हमने नहीं गए कि हम भूखे हैं, उजड़ के आए हैं, हमारे पास खाना नहीं है, रोटी दो। नहीं, मजदूरी करेंगे, मंडी के अंदर माल ढोएंगे, लोगों के घर में मालिश करेंगे, लोगों के घर में बर्तन मांजेंगे। पर वो परिस्थिति जो है कुछ वर्षों में बदल गई। बिजनेस कम्युनिटी थी, लोगों ने व्यापार किया, काम किया, मेहनत की, मजदूरी करते करते अपने बिजनेस खड़े किए। वहाँ से जब वापस आ रहे थे जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में, उसका अगर कुछ आपको आप बताएं कि कैसे, कि उस मतलब बहुत विषम परिस्थिति थी। एक तरफ मार काट चल रहा है, एक तरफ महिलाओं को लूटा जा रहा है, सामान लूटे जा रहे हैं, और उसमें अपनी जान को बचा करके अपने बच्चों को लेकर के वापस आना ऐसे पहाड़ी इलाकों में, वो कितना। 2-4 घटने बताता हूँ आपको मैं। हमारे अंकल, क्या नाम उसका, वो तो बात हमारे यहाँ एक ना, क्या नाम उसका, मीरपुर बलिदान भवन बनाया हुआ है। वहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं, साल में हमारे 2 फंक्शन भी होते हैं, तो वहाँ हम अपनी चर्चा भी करते हैं, तो यादों को भी याद करते हैं। तो उनके साथ मेरा कुछ खास ही प्रेम था, हालांकि मेरे पिता के समान थे वो। तो कभी कभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिविस्ट हूँ, तो उनसे बात करता था। तो कहते हैं, क्या नाम उसका, वो टीचर थे वहाँ पे। कहते मैं हम जब आ रहे थे
तो हम लोगों को, एक ग्रुप को, क्योंकि पैदल आए वहाँ से, कुछ रास्ता भटक गए, कोई सीधे आ गए, क्योंकि कोई नेविगेशन तो उस दिन था नहीं, लोगों को इतनी समझ भी नहीं थी, तो पहाड़ी रास्तों में हम निकल रहे हैं, जहाँ रास्ता मिला निकल गया। तो कहते हैं हमारे ग्रुप को उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ के मुस्लिम से। साथ में एक छोटी सी नहर बहती थी, तो हमको एक बाड़े में उन्होंने बंद कर दिया। रोज सुबह उठ के 5 लोगों को वो लेते थे, कलमा पढ़ते थे, पत्थर में रख के काट देते थे। कहते हैं मेरी किस्मत की बात थी कि जब मेरा नंबर आता था तो अजान होती थी। कहते जा काफरा, आज तेरी जान बख्श देती। कहते 5 बार ऐसे हुआ कि जब भी मेरा नंबर आया अजान हो गई। और वो टीचर थे वहां पर मीरपुर में, तो वो कहते हैं मैं बच गया। उसके बाद रेड क्रॉस की फोर्सेस आई, उन्होंने उन लोगों से हमको रेस्क्यू किया और हम हिंदुस्तान में भेजा, मतलब जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में भेजा। और हमारी माँ जो बताती हैं, जो हमारे क्या नाम उसका नाना वगैरह जो थे, मेरे पिताजी तो उस टाइम चांद से पठानकोट में थे, क्योंकि उनकी बहन जो थी वो पठानकोट में थी ब्याई। तो पिताजी को ऐसी यादें तो नहीं थी, पर मेरे नाना में, नानी में, दादी में, ओ मौसी में और मौसा जी वगैरह, वो कहते हैं कि हम पैदल आ रहे हैं, रास्ते में कीचड़ वाला पानी मिला वो पी लिया, कोई रहमदीन मिल गया उसने 2 रोटी दे दी वो भी खा ली। और भावुक संत तब आते हैं, कहते हैं कि एक बार किसी के बच्चे ने कंधे पे बैठाया हुआ था और उसके हाथ में एक रोटी थी, दूसरी औरत खड़ी है, उसका बेटा भूखा है, उसने उसकी आधी रोटी छीन ली बच्चे से अपने बेटे के लिए। मतलब जो वहां शाह थे, रईस थे, दान पुण्य करते थे, वो आधी रोटी एक बच्चे से छीन लेते, क्योंकि उसका बेटा 3 दिन से भूखा है। लोगों ने कीचड़ वाला पानी पिया। एक चंडीगढ़ में मैं गया था, तो हमारी कॉन्फ्रेंस थी एक, तो वहां पे एक सरदार जी थे, तो वो बड़े दुबले पतले थे, मीरपुर के थे, मीरपुर की मीटिंग थी। तो वहाँ वो कैंटीन उनके पास थी मिलिट्री की, तो वजन उनका होगा मुश्किल से कोई 35 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो होगा, अच्छे लंबे थे। मैंने कहा दार जी ये इतने कमज़ोर क्यों? कहते मैं बच गया, मैं तेरे को तभी दिख रहा हूँ। कहते मेरे को उन्होंने सबसे पहले मारा सरदारों को, फिर नौजवानों को, और उसके बाद तो औरतों को तो उन्होंने लूट लिया और अपने यहाँ कब्जे में कर लिया, जो उनके साथ हुआ होगा पता नहीं। कहते मेरे को उसने कुवाड़ी मारी, मेरे पट में लगी और उसने मेरे को फेंक दिया। मतलब मरा हुआ समझ के हाँ फेंक दिया। हाँ। कहता मैं सवेरे का शाम को कोई एक कानवाई दोबारा आया, जो लोग आ रहे थे जो, उन्होंने मेरे को देखा ये झाड़ी में एक बच्चा पड़ा हुआ है, तो कहता मेरे को उन्होंने उठा लिया और उसको ले आए। कहता मैं जी गया। उसके बाद मेरा खून इतना निकल चुका था कि आज भी मेरा ऐसा ही हूँ। ये तो आप बीती लोगों की है। अब कैसा खाया, कैसे पिया, कुछ लोग ये भी थे कि थोड़े दयालु भी थे, तो कोई एक आध सूखी रोटी दे देता था या कुछ दे देता था खाने के लिए, वही चल रहा था। अब देखो कितना पैदल चलना। पर लेकिन एक बात थी, बिजनेस कम्युनिटी थी। यहाँ आने के बाद, झोंपड़ियों में रहने के बाद, लोगों के बर्तन मांजने के बाद, मजदूरी करने के बाद,
आज हमारी पूरी कम्युनिटी बड़ी संपन्न है। प्रभु की असीम कृपा है, हमारे पूर्वजों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोग एक बड़ी सुविधाजनक स्थिति में रह रहे हैं। और शायद ही हमारी कम्युनिटी का कोई आदमी हो जिसने कभी भीख मांगी हो, कभी चोरी करी हो, किसी से बेईमानी करी हो। अपनी मेहनत से सब लोग संपन्न हुए हैं। और हमारे कम्युनिटी के तो कई लोग चीफ जस्टिस भी रहे। मेरचंद महाजन भी हमारी कम्युनिटी के थे। और उसके बाद अभी भी उसके क्या नाम उसका वो हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ से सेठी जी, वो भी हमारे परिवारों में से ही थे। तो किसी चीज़ में नहीं कमी होने के बाद भी, मजदूरी करने के बाद भी, इस विषम परिस्थितियों के बाद भी लोगों ने सर्वाइव किया। तो 1947-48 से लेकर के आज 2025 में हम हैं, लगभग 8 दशक बीत चुके हैं। ऐसे में आपके पिताजी और माताजी वहाँ से आते हैं, लगभग 2 या 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, तीसरी पीढ़ी आ भी चुकी है। तो जब हम ये देखते हैं, कहते हैं कि अपना घर अपना होता है, तो अगर आज भी क्या ऐसा महसूस होता है कि, या आपको ऐसा लगता है कि आज भी आपको अपने जन्मभूमि पे वापस जाना है, या जाने की जो एक इच्छा है वो क्या आज भी प्रबल है? बिल्कुल है। मतलब इतने संपन्न होने के बाद भी, मतलब आदमी अपनी जड़ों को छोड़ नहीं सकता। हमारा कल्चर वहाँ था, जड़ें हमारी वहाँ थी, मिट्टी वहाँ की थी, वातावरण वहाँ का था, मौसम वहाँ का था। वहाँ पर आप, अब मैं तो जब देखता हूँ कि मेरे पिता जो थे, मैंने तो मुक्तभोगी हूँ, पैदा तो मैं यहाँ हुआ हूँ चौन में ही। तो जब गर्मी होती थी तो हमारी शीट्स थी यहाँ पर, तो मेरे पिता तड़पते थे गर्मी से। वो दरवाजों के अंदर कपड़े लगा के ना बीच में पानी भर लेते थे, पानी में बैठते थे। वहां का कश्मीर का मौसम और यहाँ का मौसम, दिल्ली गर्मी, बहुत अंतर। मतलब मैंने खुद उनको तड़पते हुए देखा है। तो उनका क्या हालत होगी, उनकी तड़पन देख के मेरे को तकलीफ होती थी, उनका क्या हाल होता होगा। और वहां पर क्या नाम उसका, रईसों में से रईस, मेरे दादा का मीरपुर में बिजनेस, श्रीनगर में बिजनेस, रावलपिंडी में बिजनेस, लाहौर में बिजनेस। अच्छा बड़ा परिवार था, 5 भाई थे, तो सब जगह पे बिजनेस था। और हमारे यहाँ तो मेरी दादी को तो लोग शानी बोलते थे, सेठानी, वो हमारी भाषा में शानी बोलते हैं, वैसे सेठानी। और उन सेठानियों ने, उन शानियों ने, मेरे नाना जो वहाँ बहुत बड़े जमींदार थे, यहाँ एनडीएमसी की में चपरासी की नौकरी करते थे। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं सुन के इतना भावुक हो जाता हूँ, उनकी परिस्थिति क्या होगी। यहाँ झोपड़ियों में रहे, बारिश आई तोड़ के बह गई, खाना बनाते हुए आग लगी, जल गई, और एक भी नौजवान लड़का नहीं बचा, एक भी जवान लड़की नहीं बची। मेरे पिताजी चांद से वहाँ मीरपुर में नहीं थे, तो वो बच के आ गए। और यहाँ आके उनकी उम्र के शादी के योग्य कोई लड़की नहीं थी। तो 30 साल के मेरे पिताजी के साथ 14 साल की 15 साल की लड़की का ब्याह हो गया, क्योंकि उसके लिए लड़का नहीं था और उनके लिए लड़की नहीं थी। तो ये मैं तो भोगी हूँ, मैंने देखा है। तो अब जो पीढ़ी है वो अभी भी प्रबल इच्छा है कि वापस से अपने जन्मभूमि पे वापस जाने की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि अगर मैं वहाँ जा पाया, और अगर 1% भी होगी तो चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं एक बार अपनी जन्मभूमि को नमन तो करके
22 फरवरी 1994 भारत की संसद में एक संकल्प पारित होता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि पीओजेके जो है वो भारत की भूमि है और उसे वापस लेना है। लेकिन उससे पहले की सरकारों तक या उससे पहले तक तो इसकी बात भी नहीं की जाती। तो क्या वो रिजोल्यूशन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए जो संसद द्वारा पारित किया गया है, और उसको लेकर के आप अगर कुछ कहें कि वो रिजोल्यूशन मतलब कितना आपके लिए मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे क्या करते थे, हमारे पास फोर्स ज़्यादा थी, हम पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर थे। हमारी फोर्स ने वहाँ पर हमला भी उनकी किया और बचाने की कोशिश की। अगर वहाँ चाहते तो पाकिस्तान की सेना की हैसियत नहीं थी हमको रोक पाते, पूरे जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर पाते। और मेरे को सबसे बड़ी दुख तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कश्मीरी होने के बाद उन्होंने कश्मीर की चिंता ही नहीं करी। हमारी सेना में दम था, हम वहां लाहौर को भी ले लेते, पर कम से कम जम्मू कश्मीर को तो ले आओ। हाँ, पूरा लगभग जम्मू कश्मीर का पूरा जो इलाका श्रीनगर तक जब आर्मी पहुंच चुकी थी, जो मीरपुर था, जंगड़ था, क्या नाम उसका, देव बटाला था, ये सब इलाके जो थे संपन्न थे। और सबसे बड़ी बात तो मैं शायद दोहरा रहा हूं कि वहां से सीधी इंग्लैंड के लिए सड़क जाती है। जब मीरपुर से आप बाई रोड जा सकते हैं, वो क्या नाम उसका, इंग्लैंड तक जा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण पूरा बिजनेस सेंटर मीरपुर। यूरोप के लिए जितना भी सामान जाता था हिंदुस्तान का, वो वाया मीरपुर जाता था, पर उनको महत्व ही नहीं पता आप क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए था। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जो क्या नाम उसका पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, पर लेकिन उसको तो समझ में आ रही बात, उनको समझ नहीं आ रही थी। वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हो जाए, हम शांति वाले हैं, कबूतर उड़ा लो सालो, बंदों को ना बचाओ, कबूतरों को उड़ाओ, बंदों को मरवाओ, ये परिस्थिति। मैंने तो अपनी दादी को, अपने दादा को तो मैं नहीं देख पाया, पर दादी को तो जब मैं बैठता था, कब बात करता था, तो बोलती कम थी, रोती ज्यादा थी। मेरी माँ हार्डली 13-14 साल की थी, मैं दोहरा तो नहीं रहा, 13-14 साल की थी। उनके लिए जवान लड़का नहीं था, और मेरे पापा जो थे वो 30 साल के हो गए, उनके लिए लड़की नहीं थी। और एक रोटी खाने वाला कम हो जाए घर में, क्योंकि रोटी 4 है और खाने वाले 6 हैं, तो उसका ब्याह कर दिया जाता है। तो एक तो 22 फरवरी का संकल्प, जो प्रस्ताव जो भारतीय संसद में लिया जाता है नरसिम्हा राव सरकार के दौरान, उसका एक महत्व जो आपके लिए है। और दूसरा ये कि क्या जनता को जागरूक होना चाहिए, ऐसा पीओजेके के विस्थापित जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या देश की जनता को पीओजेके को लेकर के जागरूक होना चाहिए, एक मास मूवमेंट बनना चाहिए, ताकि हमारी जो भूमि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसे वापस लिया जा सके? ऐसा बात है, बिल्कुल बनना चाहिए, पर लेकिन मेरे को ये लगता है कि अन्य पार्टियां जो हैं वो, उनका स्वार्थ है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है उससे। साउथ की पार्टियां वो इंटरेस्टेड होंगी क्या? केरला की पार्टी क्या इंटरेस्टेड होगी? अरे दर्द तो उसको है जिसको चोट लगी है। महसूस तो आज भी हम ये करते हैं, पर उन लोगों ने क्या महसूस किया? तो तकलीफ तो हम लोगों को है ना। उनको राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, उनको अपने स्वार्थ चाहिए, पार्टियों को भी और वहां के लोगों को भी। क्यों नहीं होता पूरा देश एक बात कि हमको लेना ही है? केरला से क्यों नहीं आवाज आती? मद्रास से क्यों नहीं आवाज आती? महाराष्ट्र से क्यों नहीं आवाज आती? क्यों नहीं सारे इकट्ठे होकर बोलते हैं, संसद में प्रस्ताव पारित करते हैं, चलो चलते हैं, पकड़ते हैं? कोई हमारी फोर्स काम थोड़ी है।
जब भी पाकिस्तान ने युद्ध किया हमने उनको धूल चटाई ना, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते, ले लेते जम्मू कश्मीर भी। कितनी देर तक दूर था, पाकिस्तान की हैसियत नहीं थी हमारे से लड़ने की। इच्छा शक्ति चाहिए, एक संकल्प और वो एक विजन चाहिए, जो इन सरकारों में नहीं था। आज की परिस्थिति में उस परिस्थिति में बड़ा फर्क था। उस टाइम अगर हम करते तो कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने तो किया ना, हमारे क्षेत्र को लिया तो किसी ने नहीं पूछा, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ के उसको ले पाए? अरे पूरा पाकिस्तान ले सकते थे, और लेकिन नहीं, जो हिस्सा आपके पास था वो तो ले सकते थे। महाराजा हरि सिंह जो थे वो कश्मीर के वो राजा थे, अगर वो आपके साथ थे तो फिर आपको दिक्कत क्या थी? पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण और अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण से उन्होंने महाराजा का साथ नहीं। नेहरू जी, जैसा मेरी जानकारी में है, जैसे मैंने अपने पूर्वजों से सुना। तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर जी, जो पीओजे के विस्थापित समाज से आते हैं। इन बातचीत में एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गया कि जब तक एक मास मूवमेंट नहीं बनेगा, लोगों में एक जन आंदोलन की एक भावना नहीं खड़ी होगी कि जो हमारा हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में बीते 78 वर्षों से है, उसे वापस लेने का, तब तक शायद यह संकल्प अधूरा रहे। तो इसके लिए एक मास मूवमेंट बनना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे फिर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।